हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की इतिहास का, जिसका नाम है जी भारत में राष्ट्रवाद। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो आपका चैप्टर कंप्लीट है वैसे ही। ठीक है, आपको चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं तो। बट मैं आपको फिर भी बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ये वीडियो एग्जाम से 2-3 दिन पहले नहीं देख रहे, 1-1.5 महीने पहले देख रहे हो, तो अब चैप्टर भी कंप्लीट करना। इस चैप्टर को मैंने नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देखोगे हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम कौन से साल में आया था। 2015 में आया था ये ऑल इंडिया, 2015 दिल्ली, 2011 में आया था ये, 2011 में आया था ये आउटसाइड दिल्ली। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, तो इसलिए इनको करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में मैंने आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आंसर फॉर्मेशन में दिक्कत होती है कि सर किसी आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैंने दिक्कत खत्म कर दी और आपको आंसर भी दिया है। ओके, मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता दूं कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या आपके किसी फ्रेंड का इंग्लिश मीडियम है, एसएसटी इंग्लिश में है, तो सेम वीडियो मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको वो शेयर कर सकते हो। और मैं ऐसे ही हर चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो जी, टर्म टू में तबाही मचानी है तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जी ये बताओ कि जब भारत में 1941 यानी 1914 टू 1918 जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडिया कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा था? आपको पता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन है ना पूरा का पूरा लड़ाई में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी, इनकम टैक्स लगा दिया। और साथ ही में चीज़ों के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे, क्योंकि ब्रिटेन का पूरा ध्यान जो था वो लड़ाई में था, हमारी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रहे थे वो। इसकी वजह से चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे थे। उनको लोग चाहिए थे लड़ने के लिए, इसलिए वो जबरन भर्ती कर रहे थे लोगों को, गाँव से उठाकर, इंडिया के गाँव से उठाकर फौज में ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे थे। और साथ ही में इसी टाइम के अंदर ही हमारी फसल भी बहुत बड़े लेवल पे ख़राब हो गई थी, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। किसके कारण? एक फ्लू फैल गया था, स्पेनिश फ्लू था, वो फैल गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे जिसके कारण। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपको लिख देना है पॉइंट वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 2 बार आ रखा है, ऑल इंडिया 2015 और दिल्ली 2011 में। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने नीचे अलग से पता है क्यों लिख रखा है? क्योंकि आपको लगेगा ये ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन सेम है। देखो, 1920 के दशक के अंत में भारत की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभावों की व्याख्या करें, है ना। आपको लग रहा होगा सर 1920 लिखा है तो यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात, बट नहीं, यहाँ पर लिखा है कि 1920 के अंतिम दशक यानी 1926, 27, 1928, 29 और 30 के टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो थी उसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ा था हमारे किसानों को पड़ा था। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कृषि थी, है ना, उसका जो उत्पादन था वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बट उसके उतने ज्यादा प्राइस नहीं मिल रहे थे। यानी अगर 100 रुपए की फसल थी तो वो 10 रुपए में बिक रही थी। हमारे किसान ने, सॉरी, हमारे 10 रुपए में हमारे किसान ने 100 रुपए की कोई फसल उगाई तो उनकी फसल 10 रुपए में बिक रही थी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था, हमारा लैंड रेवेन्यू माफ नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि जैसे हम टैक्स ले रहे थे फसलों पे, वैसे उतरेगा, उतने टैक्स लेंगे, कम नहीं करेंगे। किसानों ने बोला ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी फसल तो है कम प्राइसेस पे बिक रही है। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी निकाला था। ठीक है, आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी निकाला था, जिसमें गांधी जी ने 11 डिमांड करी थी, याद है ना। और उसी के चक्कर में फिर वो सॉल्ट मार्च भी हुआ था, नमक यात्रा भी हुई थी। ओके, तो ये चीज आपको लिखनी है। और दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो टोरी टोरी गवर्नमेंट की थी। टोरी गवर्नमेंट की क्या थी, याद है ना, जॉन कमीशन, सर जॉन साइमन ने एक साइमन कमीशन बनाई थी। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, बट उसके अंदर सारे के सारे इंडियन थे और सारे के सारे ब्रिटिशर थे। और यही बात जो थी वो हमारे इंडियन को पसंद नहीं आई। तो एक दूसरी प्रॉब्लम थी जो हम इंडिया फेस कर रहे थे, एज ए इंडियन फेस कर रहे थे। तो एक तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से जो प्रॉब्लम आई हमारे सामने, वो किसानों से रिलेटेड थी। ठीक है, और दूसरा वो साइमन कमीशन से रिलेटेड थी। अब आप बोलोगे सर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का साइमन कमीशन से क्या लेना देना? तो इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को सॉल्व करने के लिए हमारी संस्थाओं को कैसे चलाना चाहिए, हमारे इंटरनल ये जो भी इशू है उसको देखने के लिए ही ये बनाया गया था, और उसके अंदर कोई इंडियन था ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या है, आई होप आपको पता हो। 1919 के अंदर, फैब के अंदर, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, उसने एक इसको इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल या जो है शाही विधायिका परिषद भी आप लिख सकते हो। इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने एक एक्ट पास किया था जिसमें ये बोला गया था कि
किसी भी बंदे को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर रखा जा सकता है। और ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि हमारे इंडिया के अंदर जो भी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उसको रोका जा सके। अब हर बंदा डरता था कि यार अगर मैं कुछ करूंगा तो ब्रिटिश 2 साल के लिए मेरे को जेल पे डाल देगी बिना मुकदमा चलाए, और इसके खिलाफ फिर गांधी जी ने रॉलेट टैक्स सत्याग्रह भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, खिलाफत आंदोलन क्या है। मैं आपको बता दूं खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये भी 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। आपको पता है कि खिलाफत क्या था, बेसिकली है ना जो ऑटोमन एम्पायर था हमारा, तुर्की जो साम्राज्य था, ओके, उसके बिखरने के जब हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये रूमर फैल गया था, ये अफवाह फैल गई थी कि मुस्लिम के जो खलीफा हैं, है ना, आपको पता है ना इस्लामिक एम्पायर के जो खलीफा होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है, मतलब पावर होती है, पावरफुल होते हैं, उनकी पावर को कम कर दिया जाएगा, ये अफवाह फैल गई। तो उसकी पावर को रोकने के लिए हमारे भारत के जितने भी मुसलमान थे, है ना, उन्होंने पहले खिलाफत आंदोलन चलाया, उसके बाद फिर हमने भी उनको ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि गांधी जी को लगा कि यही मौका है जब हिंदू मुस्लिम को साथ में लाके कोई आंदोलन हम करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये खिलाफत आंदोलन था, आई होप आपको समझ आ गया हो। और ये चलाया किसने था? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने बॉम्बे के अंदर एक खिलाफत कमेटी भी बनाई थी। कब बनाई थी खिलाफत कमेटी, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्यों बताना? क्योंकि एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ नहीं रहा, है ना, अगर आ भी रहा है तब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एमसीक्यू की वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है। चलो, और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट अपडेट अगर मेरे को देना होगा तो मैं यहीं पर दूंगा, क्योंकि बहुत छोटे अपडेट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं यहीं पर डाल देता हूँ। 9600 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हो चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर लेना। और ये मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट है, बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए परेशान रहते हैं, है ना। अभी इस वाली वीडियो का भी पीडीएफ मांगेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। अभी जो है यहाँ पर सारे के सारे नोट्स जो है वो एकदम फ्री है, ओके। जब मैं बोलता हूँ फ्री है तो ये मत समझना कि मटेरियल फ्री है, ऐसे ही होगा, फ्री का मटेरियल है तो खराब होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप चाहो तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको पैसे लेकर आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, उनके नोट्स और ये वाले नोट्स कंपेयर कर लेना हमारे, आपको पता चल जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर बेस्ट है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हर टीचर बेस्ट होता है, बट मैं वो बता रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि अभी ये ना सारे के सारे नोट्स फ्री है, बट क्या है कि इसकी जो सर्वर की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और मेरे लिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो अब अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि बाकी बच्चों की भी ऐसे हेल्प हो पाए, आप अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो तो पेमेंट का ऑप्शन दे रखा होगा वेबसाइट पे, आप वहाँ से मेरे को सपोर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि यार मेरे को ये नोट्स बेचने पड़े, ठीक है, क्योंकि मैंने इस मोटिव के लिए तो बनाए नहीं थे नोट्स, ठीक है। बट अगर मैं हैंडल नहीं कर पाता सर्वर की कॉस्ट तो फिर मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए। बट आप अगर सपोर्ट करोगे, जो कर सकते हैं सपोर्ट, तो फिर सही रहेगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वेबसाइट पे नोट्स डाउनलोड करने जाओगे तो ऐड दे रखी होगी, उस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। और अच्छे नंबर लाओ यार, बात ही खत्म, मैं देख लूंगा जो होगा, बट अब अच्छे नंबर लाओ, वो ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। चलो जी, आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था। आपको पता है कि गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन, और जो खिलाफत आंदोलन को और स्वराज की लड़ाई को मिला दिया था गांधी जी ने, और एक असहयोग खिलाफत आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन को असहयोग खिलाफत आंदोलन भी बोलते हैं, बट ये जो था वो चौरा चौरी, मैं आपको बता दूं 1922 के अंदर, ठीक है, चौरा चौरी के अंदर, ये देखो लिखा भी है, फरवरी 1922 के अंदर चौरा चौरी के अंदर क्या हो गए थे, दंगे वगैरह हो गए थे, जिसके खिलाफ जो था वो मतलब चौरा चौरी, पहले तो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मैं आपको मैप की अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। चौरा चौरी बेसिकली हमारा जो है गोरखपुर यूपी के अंदर पड़ता है, वहाँ पर जो हमारे सत्याग्रही थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फौजियों के बीच में लड़ाई हो गई थी, पुलिस स्टेशन को आग वगैरह लगा दी थी। और गांधी जी जो थे वो हिंसा के खिलाफ थे, मतलब वो कहते थे कि अहिंसक बनो, खून खराबा नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला गांधी जी ने कि जी खून खराबा हो गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वंदे मातरम। ऑल दो ये क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा होगा सर ये तो एक वर्ड का आंसर है, ये 2 मार्क्स में नहीं आ सकता, आ सकता है। इसमें क्या पूछा कि वंदे मातरम किसने लिखा, ये लिखा जी, पहली बात तो मैं बता दूं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ये बात आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा है ना। आपको पता है ना, मैं अभी हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, तो वो है हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोला था। और ये आनंद मठ एक नॉवल है उसमें लिखा गया था, ठीक है। चलो, ये भी ऑल इंडिया 2014, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए यार, सिंपल करना ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने, आपको पता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सत्याग्रह भारत में आने के बाद कहाँ कहाँ पर किया था, ये फौरन 2010 में भी आ रखा है। तो आपको पता है 1915 में गांधी जी जो थे
वो अफ्रीका से लौट रहे थे, अपार्टहाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे वो, है ना। तो वहाँ से जब लौटे थे गांधी जी तो 1917 के अंदर उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, कहाँ पर, चंपारण के अंदर। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह किया था 1917 में ही, और अहमदाबाद सत्याग्रह किया था 1918 में। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें 1916 लिखा होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की ओल्ड बुक थी ना उसके अंदर भी 1916 लिखा हुआ था। जब मैंने वो चैप्टर एक्सप्लेन किया था ना, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, मेरे को पता था कि अरे 1916 नहीं है 1917 है, बट मैंने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है हमको, ठीक है। बट अब एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया और 1917 लिख दिया, तो बहुत अच्छी बात है। चंपारण में क्यों किया था गांधी जी ने सत्याग्रह? क्योंकि है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फोर्स करती थी कि आप नील की खेती करो, जिससे हमारे किसानों की फसल खराब हो जाती थी, और वो नहीं चाहते थे, जमीन खराब हो जाती थी और वो नहीं चाहते थे कि नील की खेती उगाए, ठीक है। तो उसके सपोर्ट में गांधी जी ने एक चंपारण सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया था? क्योंकि वहां पर है ना बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे हमारी फसल जो थी किसानों की वो खराब हो गई थी, और वो लैंड रेवेन्यू जो राजस्व होता है वो नहीं दे पा रहे थे। और इसी के लिए गांधी जी ने उनको सहयोग करने के लिए खेड़ा में सत्याग्रह निकाला, और अहमदाबाद सत्याग्रह निकाला था, जो कॉटन मिल वर्कर है ना हमारे अहमदाबाद के अंदर, उनकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट जो है, ये हमारे अलग अलग चैनल है। मेन पॉइंट टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है, ये बेसिकली अर्निंग से रिलेटेड है। ये मैंने आप ही के लिए बनाया चैनल कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है एग्जाम के बाद। इसकी आपको सारी वीडियो देखनी है। देखो इसकी 29 वीडियो डाल रखी है मैंने, 29 28 27 वीडियो डाल रखी होगी, बट इस पर 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 10,900 सब्सक्राइबर है। मेन मोटिव देखो, सब्सक्राइब करो ना करो इससे कोई लेना देना नहीं, बट इन वीडियो का फ़ायदा उठाना है यार, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अर्न करे, ठीक है। क्योंकि जब मैं 9th 10th में था तो मेरे को बहुत हेजिटेशन होती थी घर से पैसे मांगने में, सैम्पल पेपर तक के लिए। ऑल तो मैं मांगता ऐसा नहीं है कि मेरे को मिलते नहीं मिलते, बट अच्छा नहीं लगता था यार, ठीक है। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मैं सोच रहा हूँ इसको रिएक्शन चैनल में कन्वर्ट करूँ। जो भी हो आप मेरे को बताना क्या करना चाहिए। और ये मेरा गेमिंग चैनल है, और ये यूनिक वर्ल्ड का चैनल है। इसका नाम अब चेंज हो चुका है, बट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सारे चैनल को अगर आप चाहो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह का मतलब देखो क्या होता है। गांधी जी ये कहते थे कि अगर सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य है। गांधी जी का कहना था कि अगर आपका जो रास्ता है वो सच्चाई के लिए है, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो ना, तो आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है, आप प्यार से भी अपनी बात मनवा सकते हो। और जो ऑपरेसर है, जो आपके साथ लड़ रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसको आप सच्चाई दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, और इसी को सत्याग्रह कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है पैसिव रेजिस्टेंस, यानी बिना वायलेंस के अपनी बात को रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के निर्णय क्यों लिया। इन्हीं 3 कारणों के बारे में बताइए। तो गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया था, ओके। तो क्यों किया था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह? आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट निकाला था, और वो भी इंपीरियल लेजिस्लेचर में, और जो इंडियन मेंबर थे ना उनकी बात नहीं सुनी थी, उनके विरोध करने के कारण भी वहाँ वो पास कर दिया गया था। पहली वजह ये थी। दूसरी थी, उसमें बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी रॉलेट एक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और तीसरी बात ये थी कि उस एक्ट में ये लिखा था कि जितने भी इंडियन हैं उनको जेल में डाला जा सकता है 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस पर शक भी होता है तो, जो कि एक गलत बात थी। इसलिए गांधी जी ने असहयोग मतलब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया। नेक्स्ट है, शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया। देखो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप है ना एक चीज़ बहुत याद रखना कि जो असहयोग आंदोलन है उसका शहरों में, ठीक है, गाँव में, और साथ ही में हमारे जो क्या कहते हैं उसको, प्लांटेशन में, वृक्षारोपण में, इन तीनों जगहों पर लोगों का असहयोग आंदोलन को लेकर क्या रिएक्शन था, वो आप मेरे को बताना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बट मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट क्वेश्चन थे ना वो शहरों के बारे में थे। तो मैं आपको शहरों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। शहरों में असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा था। टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लॉयर ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, कपड़ों को बहुत बड़े लेवल पे बॉयकॉट किया जाने लगा, जलाया जाने लगा, पिकेटिंग की गई, ये सारी की सारी चीज़ें की गई। बट जितनी तेजी से गांव में आंदोलन बढ़ा उतनी तेजी से नीचे भी गिर गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, ब्रिटिश कॉलेज में स्कूल में जाना छोड़ दिया। बट बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए उन्होंने दोबारा इंडिया मतलब दोबारा से जो स्कूल थे उनको जाना, स्कूल को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ब्रिटिश के। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश कपड़े। बट यह है जी, पैनिंग मतलब खादी जो आती थी उस टाइम महंगी होती थी। गांधी जी कहते थे खादी पहनो, पैसे थे नहीं लोगों के पास, वो फिर दोबारा से ब्रिटिश कपड़ों पे खिसक गए, ओके। और यही 2 बड़े बड़े रीजन थे जिसकी वजह से हमारा असहयोग आंदोलन जो था वो गांव में, शहरों में धीमा पड़ गया था। 2015 में, 12 में और 14 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सविनय आंदोलन को द्वितीय में सम्मेलन के बाद भी गांधी जी ने सविनय आंदोलन को दोबारा शुरू क्यों किया। आपको याद है ना कि गांधी जी ने एक सविनय आंदोलन चलाया था जिसमें नमक
नमक यात्रा निकाली थी गांधी जी ने, है ना, नमक यात्रा निकाली थी। और उसके बाद फिर दंगे हो गए थे जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। और ब्रिटिश ने बोला था कि आप एक काम कर सकते हो, आप गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जो हो रही है वहाँ पर जाकर अपनी बात रख सकते हो। बट जब गांधी जी वहाँ से लौटे, ठीक है, तो उन्होंने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। रीज़न क्या था? पहला रीज़न तो ये था कि वार्ता, जो उनकी वार्ता थी वहाँ पर जो बात हो रही थी वहाँ पर से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई। तो पहली वजह तो ये थी जिसकी वजह से गांधी जी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरा रीज़न ये था कि जी ब्रिटिशर ने जो जो वादा किया था ना वो कोई भी नहीं निभाया, है ना। और अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत बुरी तरीके से इंडिया के अंदर बहुत बुरी हालत कर रहा था, लोगों को दमनकारी तरीके से मार रहा था और ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा था। और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को जेल में डाल दिया था और कांग्रेस को इनलीगल घोषित कर दिया। तो ये तीन वजह से जिसकी वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आधार कैसे बनी? देखो, याद है ना कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को और बोला था कि हमारी 11 डिमांड पूरी कर दो। 31 मार्च को लिखा था और बोला था 11 डिमांड पूरी कर दो, जिसमें बहुत सारी डिमांड थी। कुछ किसानों के लिए थी, कुछ हमारे बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी, कुछ हमारे लोगों के लिए थी और कुछ सबके लिए थी, ठीक है। बट वो डिमांड जो थी वो लॉर्ड वायसराय ने बोल दिया, लॉर्ड इरविन ने बोल दिया हम पूरी नहीं कर सकते। और इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब सविनय अवज्ञा का आंदोलन का मतलब होता है कि किसी भी कानून को तोड़ना। बट गांधी जी ने सोचा यार कौन सा कानून तोड़ूं, तो गांधी जी ने नमक को लेना, नमक पे है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो बना रखा था, मोनोपोली लगा रखी थी और ये बोला हुआ था कि नमक पे टैक्स लगेगा और सिर्फ ब्रिटिश ही नमक बना सकती है समुद्र के पानी को उबालकर। तो गांधी जी ने कहा कि यार ये तो बहुत गलत कानून है। और नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसको अमीर गरीब और भारत का हर एक बंदा यूज़ करता था, तो इसलिए गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार बनाया। ओके। और फिर नमक के लिए नमक यात्रा निकाली। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नमक यात्रा के बारे में थोड़ा बताओ, तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 मील का रास्ता पूरा किया था। अपने आश्रम से लेकर जो साबरमती में था दांडी तक की यात्रा निकाली थी। 240 मील का रास्ता गांधी जी ने 24 दिन में पूरा किया था। एक दिन में 10 मील चलते थे गांधी जी। और जब वो 6 अप्रैल को वहां पर पहुंचे तो उन्होंने समुद्र के पानी को गर्म कर कर उबाल कर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक मजदूरों वर्ग की भूमिका का प्रशिक्षण कीजिए। अच्छा ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना उसके अंदर अमीर किसानों ने, गरीब किसानों ने, ठीक है, गरीब किसानों ने, अमीर गरीब और साथ में महिलाओं ने, ठीक है। इसी के साथ साथ महिलाओं के अलावा जो हमारे दूसरे हो गए, जैसे कि जो हमारे व्यापारी हो गए, व्यापारियों के अलावा जो हमारे मजदूर हो गए, इन सबों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। तो मजदूरों ने, अब पूछा गया मजदूरों के बारे में, बट मैं आपको बोलूंगा इन सबके बारे में कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और महिलाओं का तो अभी आगे मिलेगा अभी आपको क्वेश्चन कि महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा। पहले तो औद्योगिक मजदूरों की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं मजदूरों ने ज़्यादा बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये चाहते थे कि जी इनको ना रेंट ना देना पड़े, इनको किराया ना देना पड़े ज़मीन का। और ये किराया किसको देते थे? किराया ना देना पड़े। और किराया किनको देते थे? ये देते थे, सॉरी सॉरी ये वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये मैंने गलती से गरीब किसानों को बता दिया। मजदूर जो थे उनको है ना कांग्रेस ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। मैं आपको बता दूं कांग्रेस को मजदूरों ने सपोर्ट करने से क्यों मना कर दिया था, क्योंकि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको फंड कर रहे थे व्यापारी, ठीक है। एक व्यापारी क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, ठीक है, और वो है ना मजदूरों को कम सैलरी देता था। तो हमारे व्यापारियों ने, मतलब हमारे व्यापारियों ने ये बोला कि आप अगर मजदूर का सपोर्ट करोगे ना तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मजदूर ये चाहते हैं कि उनकी सैलरी जो है बढ़ाई जाए, पर हम उनको ज़्यादा सैलरी देना नहीं चाहते। तो अगर आपने मजदूरों का साथ दिया और सैलरी बढ़वाई तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा ये बात तो सही है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन टूट जाएगा। इसलिए जो कांग्रेस थी उन्होंने मजदूरों का सपोर्ट देने से ऑल्दो मना कर दिया था बहुत। और मजदूरों को भी ये बात समझ आ गई थी कि यार ये कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं चाहती और हमें मतलब थोड़ा रिलेक्टेंट है हमारे सपोर्ट को लेने में। और इसी वजह से बहुत बड़े लेवल पर तो मजदूरों ने सपोर्ट नहीं किया, बट कुछ कुछ जगह पर किया था। जैसे नागपुर में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, मजदूरों ने सपोर्ट किया था। और अपना अपना जैसे कपड़ों को बॉयकॉट किया उन्होंने, है ना, शराब की दुकानों की पिकेटिंग वगैरह करी। ओके। और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने, गांधीयन टोपी वगैरह पहनी, ये सारी की सारी चीज़ें अपने तरीके से आंदोलन वो चला रहे थे।
बट इसके साथ साथ वो दूसरी चीज़ें जैसे कि कम मजदूरी के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे थे, खुद का आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ आंदोलन वगैरह थे। ओके जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट है कि लेकिन कांग्रेस मजदूरों की मांग, ये वही बात लिखी हुई है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले जो राष्ट्रवादी के खिलाफ ब्रिटिश प्रशासन ने की गई कार्रवाई का वर्णन करे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के खिलाफ आपको पता है, जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था ना, तो जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारे जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद आपको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, है ना। तो जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ना, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ था कि बहुत बड़े लेवल पर जब हिंसा हुई थी, तो इसके बाद जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसने जलियांवाला बाग में वो जनरल डायर ने मैसेकर वगैरह करवा दिया था। अब जब ये सारे के सारे दंगे वगैरह हो गए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, बट उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने ज़्यादा बड़े लेवल पे हमारे लोगों को मरवाना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने बॉम्ब तक फोड़े। गुजरावाला एक जगह है आज पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर बॉम्ब वगैरह फोड़े, हमारे बहुत बहुत सारे भारत के लोगों को, क्योंकि भारत के लोग भी फिर अब देखो जब उन्होंने इतना बुरा किया तो हमने भी कुछ किया, जैसे उनके पुलिस स्टेशन में हिंसा वगैरह करी हमने, है ना। कुछ देखो गुस्सा आता है और जब कोई ऐसे बिना बात के जब कोई गलत करे तो फिर तो ये गलत हो जाता है ना। तो इसके खिलाफ जब हमारे भारतीयों ने ये सारी की सारी की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाक रगड़वाई जमीन पे, क्रॉल करने के लिए बोला, सल्यूट मारने के लिए बोला। तो ये बहुत सारी बुरी बुरी चीजें कर रहे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है। आप देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड में पूरा का पूरा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, सॉरी, जलियांवाला बाग के बारे में दे रखा होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, है ना। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर मेला लगा हुआ था, बैसाखी का, बहुत सारे लोग गुआम से आ रहे थे, मार्शल लॉ लगा हुआ था, है ना। तो ये पूरा का पूरा लिख रखा है। और बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं, जब जनरल डायर जो था ना, उससे जब पूछा गया यार क्यों इतनी आपने इतने लोगों को क्यों मरवा दिया, गोलियां क्यों चलवा दी, तो जनरल डायर ने ये बोला कि मैं सिर्फ सत्याग्रह के दिमाग में एक नैतिक प्रभाव छोड़ना चाहता था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, बट मैं उनको डराना चाहता था, ये बात बोली उसने, क्योंकि बहुत गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी। बहुत कम लेवल पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों ने पार्टिसिपेट करा। एक तो दलितों ने और एक मुस्लिम ने। ठीक है जी, मुस्लिम ने बहुत कम लेवल पे पार्टिसिपेट करा। पहले तो दलितों की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, दलितों ने बहुत बड़े कम लेवल पे पार्टिसिपेट क्यों करा, क्योंकि कांग्रेस जो थी ना उस टाइम, उसके अंदर बहुत ऐसे लोग थे जो अपने आप को हाई क्लास हिंदू मानते थे, और वो कहीं ना कहीं है ना बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे, बहुत भेदभाव करते थे दलितों के साथ, और थोड़ा छुआछूत वाला जो ये सारी के सारे सिस्टम था ना उस टाइम बहुत पीक पे था। तो वो बहुत भेदभाव करते थे जो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर है दलित के साथ, और वो दलितों का सपोर्ट नहीं चाहते थे। ठीक है, और जो सही लोग भी थे कांग्रेस के अंदर, वो भी ये सोचते थे कि यार अगर दलितों ने हमको सपोर्ट किया और हमने उनका सपोर्ट ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो नेता है वो बुरा मान जाएंगे और वो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, तो इसलिए दलितों का सपोर्ट मत लो, ये बोला गया, है ना। और मतलब इसकी चक्कर में ही दलितों ने बहुत बड़ा, क्योंकि दलितों को भी समझ आ गया जब कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं करना चाहती, लेना ही नहीं चाहती सपोर्ट, तो हम क्यों करें। ठीक है, ऑल दो एक पर्सन थे जिनका नाम था महात्मा गांधी जी, है ना। वो दलितों के को ऐसा नहीं मानते थे, वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके पूरा खिलाफ थे। गांधी जी का ये कहना था कि जिनको आप अछूत बोलते हो ना, वो असल में हरिजन है, भगवान के भेजे हुए बच्चे, उनके साथ भेदभाव करना बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसी के लिए मैं आपको बता दूं उन्होंने बहुत सारे काम किए, है ना। दलितों के लिए बहुत सारी चीजें करी। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने खुद जो थे वॉशरूम वगैरह धोए थे। ठीक है, दलितों के साथ मिलके वो ये बताना चाहते थे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी बड़ी होती है। ठीक है, चलो। और जो बी आर अम्बेडकर थे, आपको पता है ये भी बहुत बड़े दलित नेता थे, है ना। बहुत पढ़ाई वगैरह कर रखी है इन्होंने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आपको पता ही है ना, माना जाता है कि प्रारूप समिति के, यानी हमारे ड्राफ्ट कमेटी के हेड भी थे कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे वो खुद दलित थे, और उनके साथ खुद एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हुआ था। और हमारे जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने बोला कि जी अब है ना दलितों के साथ बहुत हो रहा है, और इसलिए उन्होंने दलितों के लिए एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी, और उन्होंने बोला था कि दलितों को एक वो दे देनी चाहिए जिसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोर्स देने चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल। ये वर्ड अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, पृथक निर्वाचन मंडल। हिंदी में बहुत कम वर्ड जल्दी से जबान पे आ जाते हैं। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल, इसका क्या मतलब है कि एक एरिया में अगर दलित ज़्यादा रहते हैं तो दलितों को भी वोट डालने का राइट होना चाहिए और दलितों को इलेक्शन में खड़े होने का राइट होना चाहिए। बट गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा यार ये तो गलत बात है, आप बेशक
एक एरिया में अगर दलित ज्यादा रहते हैं तो दलित को खड़ा करने की परमिशन दो, बट वोट तो सबको डालने दो। तो इसके चक्कर में बी आर अम्बेडकर जी की और गांधी जी की बहुत बड़े मतलब दोनों की एक तरह से तनातनी हो गई। गांधी जी ने फूड स्ट्राइक कर दी, फूड स्ट्राइक सॉरी अनशन पे बैठ गए कि जी हम तो नहीं हटने वाले, ठीक है भूखा मर जाऊंगा बट ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि इससे दलितों का ही नुकसान होगा, वो कभी भी लोगों के साथ मिल नहीं पाएंगे, है ना। तो अब जब फिर बी आर अम्बेडकर जी ने को भी लगा कि यार बात तो सही है, ऐसे तो फिर टूटेगा देश, लोगों की सोच टूटेगी, तो उसने जो बी आर अम्बेडकर जी है वो साथ में आ गए, उन्होंने बोला ठीक है। गांधी जी भी 2 कदम पीछे हटे, बी आर अम्बेडकर जी भी 2 कदम पीछे हटे, और एक पूना पैक्ट का समझौता हुआ, जिसमें ये बात बोली गई कि ना जो हमारे दलित हैं उनके लिए सीटें जो है रिजर्व करी जाएगी। पूना पैक्ट 1932 में आया था, और उसमें जैसे आज है हमारी लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए और एसटी के लिए 47 सीटें जो हैं वो रिजर्व है। और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें भी जॉब जो है मतलब जो होती है वो क्या कहते हैं उसको, प्रायोरिटी दी जाती है, कोटा वगैरह होता है, आरक्षण वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था। 3 बिंदु बताइए। तो आपको पता है उन्होंने एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी, है ना, और एक निर्वाचन मंडल, अलग निर्वाचन मंडल की बात करी थी कि अलग चुनाव होने चाहिए उनके, ये सारी की सारी बातें करी थी। और दलितों के लिए मैंने आपको बताया था दूसरे में सम्मेलन में उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल, ये देखो वर्ड आई गया, इसकी डिमांड करी थी। पहला क्या है कि वो सीटें रिजर्व करवाना चाहते थे, दूसरा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी करी थी उन्होंने, और तीसरा उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर एक पूना पैक्ट भी साइन किया था 1932 में। और ये सारी की सारी चीजें करी थी हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए। ठीक है जी, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 2013 में आया हुआ है, ये भी 2015 में आया हुआ है। अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि जी पूना पैक्ट क्या था, ठीक है। बेसिकली आपको ये बताना है कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं वो पृथक निर्वाचन मंडल का सपोर्ट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। गांधी जी अपोज कर रहे थे। उसके बाद दोनों ने शांति से बैठे, वो दोनों 2-2 कदम पीछे हटे और पूना पैक्ट साइन किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट करा। इसमें देखो महिलाओं का बता रखा है, तो मैं आपको बता दूं ये जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिसने भी पार्टिसिपेट करा ना अपने फायदे के लिए करा था। अमीर किसानों ने अपने फायदे के लिए, गरीब किसानों ने अपने फायदे के लिए, व्यापारी वर्गों ने अपने फायदे के लिए, औद्योगिक श्रमिकों ने अपने फायदे के लिए। बट महिला ऐसी थी जिन्होंने इस चीज को, इस आंदोलन को अपनी पवित्र कर्तव्य समझा। उन्होंने अपनी सेक्रेट ड्यूटी समझी कि देश के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको बताऊं उनकी डिमांड क्या थी, वो बस इतना चाहती थी कि उनकी कंडीशन सुधार दी जाए। ठीक है, उस टाइम कांग्रेस की जो भी बड़ी पोस्ट होती थी ना उस पर कोई भी फीमेल नहीं थी, कोई भी लेडी नहीं थी, कोई भी महिला नहीं थी। तो बस ये चाहती थी कि हमें भी बराबर का दर्जा दिया जाए, ना किसी से बड़ा माना जाए ना किसी से छोटा माना जाए, बराबर माना जाए। बट उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं करी गई। कांग्रेस खुश तो थी कि जी देखो महिला भी सपोर्ट कर रही है सविनय आंदोलन को, बट जब बात आती थी कि जी महिलाओं को भी थोड़ा आगे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो मुंह पे उंगली हो जाती थी कि जी हम नहीं दे सकते ये। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, है ना। और बहुत समय तक जो गांधी जी हैं वो भी कहीं ना कहीं मानते थे कि महिलाओं के लिए भी कुछ मतलब, और मतलब सोच जो थी वो थोड़ा पीछे की तरफ, रूढ़िवादी सोच। गांधी जी भी एक तरह से मानते हैं कि औरतों का काम जो होता है वो घर पे बैठ के बच्चों को संभालना, और ये सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है जी, आई होप ये समझ आ गया आपको। चलो, और मैंने जैसे बोला अमीर किसान, गरीब किसान, व्यापारिक वर्ग, औद्योगिक वर्ग, औद्योगिक श्रमिकों का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इन्होंने बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, क्योंकि अपना जो था वो अपने काम की मजदूरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अच्छे उसके लिए कंडीशन के लिए खुद अपने अलग से आंदोलन चला रहे थे। तो ये सबका कर लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई उनका वर्णन करना है, उन घटनाओं का वर्णन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन को चलाने का एक बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि पहली बात तो ये है कि एक तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद गांधी जी को पता चल चुका था कि कोई बड़ा आंदोलन भारत में चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें सारे के सारे लोग साथ में आ सकें। तो इसलिए एक रीज़न ये था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। और दूसरा रीज़न ये था कि आपको पता है ना कि उस समय खिलाफत आंदोलन जो था वो था, है ना। और तीसरा था स्वराज के लिए। तो इन सारी की सारी चीज़ों के लिए क्या क्वेश्चन था, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिसके कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो पहले तो आप ये लिखना कि जो हमारा असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद चलाया था। और ये इसलिए चलाया था गांधी जी ने ताकि सारे के सारे भारत के लोग एक साथ आंदोलन कर सके और इसमें सारे के सारे लोगों को साथ मिलाया जा सके। हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ मिलाने के लिए गांधी जी ने मुस्लिमों का जो समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था और हिंदुओं की जो डिमांड थी
जो स्वराज की डिमांड थी उनको मिलाकर आंदोलन चलाया था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट या असहयोग खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलो जी, तो ये बात लिखी हुई है। और इसके लिए गांधी जी ने, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पहले मना कर रही थी कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे ये असहयोग आंदोलन, क्योंकि इस समय खिलाफत आंदोलन आ गया था। तो उन्होंने बोला खिलाफत का हमारे से कोई लेना देना नहीं, कहाँ खलीफा, कहाँ तुर्की, कहाँ हम भारत में बैठे हुए, तो उसको सपोर्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट गांधी जी ने कहा नहीं जी, यहाँ पर लोग कर रहे हैं तो चाहे सही है गलत है, आप उनका सपोर्ट तो करो, क्योंकि ऐसे ही हम ब्रिटिशरों को भगा पाएंगे। ठीक है, तो 1920 में कोलकाता सेशन हुआ था, जिसके अंदर कांग्रेस को गांधी जी ने पूरी तरीके से मनवा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन का गांव में लोगों का कैसा कैसा, मैंने बोला ना, गांव में असहयोग आंदोलन को लेकर लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आंदोलन जो था वो धीरे क्यों पड़ गया गाँव के अंदर, ये भी मैंने आपको ये बातें पहले ही बता दी थी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, ये सारी की सारी चीज़ें। और कम धीरे क्यों पड़ गया था वो भी आपको बता दिया। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, हमारे लोगों ने असहयोग आंदोलन में शहरों के अंदर पिकेटिंग भी करी थी, यानी जो भी लिकर शॉप होती है, शराब की दुकानें, उसके चारों ओर खड़े हो गए थे, ना किसी को अंदर जाने दे रहे थे, किसी को बाहर आने दे रहे थे, बिजनेस ठप करना चाहते थे अंग्रेजों का। चलो, असहयोग आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी असहयोग आंदोलन जितने बड़े लेवल पे फैलना चाहिए था उतने बड़े लेवल पे फैला नहीं, क्या रीज़न है। तो इसके दो तीन रीज़न है। पहली बात तो दलितों ने इतने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करा था, वही बात है, कांग्रेस जो थी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी, भेदभाव करती थी, यही वजह थी। अच्छा, मुस्लिमों ने भी बहुत कम लेवल पर भागीदारी दिखाई। इसका मेन रीज़न ये था कि मुस्लिम मानती थी कि कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा उनके साथ भी भेदभाव करती है ना, और डिस्क्रिमिनेट करती है, तो इसकी वजह से मुस्लिमों की भी भागीदारी जो थी वो असहयोग सविन्यवज्ञ आंदोलन में कम थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सविन्यवज्ञ आंदोलन जो था वो बड़े लेवल पे सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि सब लोगों की अलग अलग आकांक्षा थी। किसान अलग अपने लिए कर रहा था, व्यापारी अपने लिए कर रहा था, महिलाएं जो थी अपनी कंडीशन के लिए, ठीक है, जो हमारे औद्योगिक मजदूर थे अपने अपने अपना फायदा सोच रहे थे सब। और इसी की वजह से हमारा जो सविन्यवज्ञ आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाया। 1857 में भी जो हमारा आंदोलन था ना, 1857 की जो जंग थी, वो भी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि सब अपने अपने रास्ते, अलग अलग रास्ते भाग रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जी कांग्रेस ने भी व्यापारियों का जो था वो साथ लेने से मना, वो जो व्यापारिक मजदूर थे उनका साथ लेने से मना कर दिया था, है ना, याद है ना। और लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ कांग्रेस नेता जो थे वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जो है या जो हमारा सविन्यवज्ञ आंदोलन है उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक दो जितने भी क्वेश्चन है ना सबका एक ही आंसर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सविन्यवज्ञ आंदोलन में व्यापारिक वर्गों की भूमिका बताओ, उद्योगपतियों की, उद्योगपति ये भी लिखा हुआ है ना, और व्यावसायिक वर्ग, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, हाँ सबका सेम है। तो एक तो ये एक महिलाओं वाला, ठीक है, और व्यापारिक व्यापारिक वर्गों वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2017, 2014, 2014 सीबीएसई, 2017 ऑल इंडिया, 2015, 2014 फॉरेन, दिल्ली 2014 और फॉरेन 2015, सब में आया हुआ क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। कृपया करके ये क्वेश्चन ज़रूर करना है आपको। ठीक है, ये देखो, ये मैंने सबका बता दिया। ठीक है, ये डायरेक्टली इसी से आप कर लोगे। ये अमीर किसान का हो गया, ये गरीब किसान का हो गया, महिलाओं का बता ही चुका मैं, ये है व्यापारिक वर्गों का, और ये हमारे औद्योगिक श्रमिकों का। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश के गुदाम जो पहाड़ियाँ थी, ठीक है, गुदेम पहाड़ियाँ बोला जाता है, उसके अंदर हमारे आदिवासियों ने विद्रोह वगैरह किया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में आपको पता है ना, मैंने शहरों का बताया था, गाँव का बताया था। ठीक है, और हमारे जो वृक्षारोपण है ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे जंगलों के अंदर रहते थे, उन्होंने भी, आदिवासी लोगों ने भी क्या किया था, आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने आंदोलन क्यों किया था, बात पता है क्या है, अंग्रेज जो थी वो जंगलों को अपने बाप की जागीर समझ रही थी, रियली सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट वो अपना समझ रही थी, वो समझ रही थी कि जी हमारा ये जंगल है, यहाँ पर जो भी होगा वो हमारे कहने से होगा, ये अंग्रेज समझ रहे थे। ठीक है, बट जो हमारे लोग थे जो कि जंगलों में रहते थे, उनका कहना था कि जी हमारी ज़मीन है, ठीक है, हज़ारों सालों से हम रह रहे हैं। और ब्रिटिश ये कहती थी कि आप कुछ भी यहाँ से तोड़ नहीं सकते, आप फल फ्रूट नहीं तोड़ सकते, आप लकड़ी यूज़ नहीं कर सकते, और ऊपर से हमारे लोगों से बेगार अलग करवाती थी, फ्री में काम करवाती थी हमारे आदिवासी लोगों से, और ये बात उनको पसंद नहीं थी। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर गुदाम हिल्स के अंदर हमारे एक अलौरी सीताराम राजू थे, उन्होंने क्या किया, अपने बाकी लोगों के साथ एक गुरिल्ला मूवमेंट चलाया। गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई हथियार ना हो बट आप औजारों से ही लड़ो, तो उन्होंने औजारों से ही लड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, और वही कि फिर पता है ना, विद्रोह वगैरह किया था हमने अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि देखो अंग्रेज से ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेक्ट परेशान था, पूरा भारत ही अंग्रेज से परेशान था। आदिवासी जो कभी, जिनको है ना कोई लेना देना नहीं होता, जो जिनको मेन स्ट्रीम से अलग ही समझा जाता है,
वो तक परेशान हो गए थे ब्रिटिशरों से, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी करने लग गए थे। मतलब जंगलों को कोई अपना कैसे मान सकता है, समझ रहे हो? उन लोगों को जो यहाँ से जमीन से मतलब अपनी अपना मतलब एक है ना, एक एक चीज होती है, आप आदिवासी जो होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ है ना उनकी जमीन होती है। मैंने इसे जमीन होती है यानी उनका जंगल होता है, क्योंकि वही उनके लिए भगवान होता है। ठीक है। भारत में वैसे तो सभी जो होते हैं मिट्टी को ही अपना भगवान मानते हैं, देश को ही अपना भगवान मानते हैं, जंगलों को ही अपना भगवान मानते हैं, है ना। बट आदिवासी के लिए ये उनकी रोजी रोटी है, उनकी लाइफ है, और आप वो उनसे कैसे छीन सकते हो? तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था, है ना। और ये वो लिखा हुआ है कि गांधी जी ने 31 जनवरी को लॉर्ड इरविन को, वायसराय को पत्र लिखा था, कुछ मांगे का उल्लेख किया था। तो वो समाप्त करना सर्वाधिक उत्तेजनक मांग क्यों थी, समझाना। ओके। गांधी जी ने 31 जनवरी को जो हमारे वायसराय थे को लिखे अपने पत्र में किन दो मांगों का उल्लेख किया था? किन दो ने? 11 मांग थी, बट आपको दो बतानी, ये लिखा है। और नमक कर हटाना जो था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? तो आपको पहले ये लिखना है कि 11 मांगे थी, तो इसमें वही लिखा हुआ था, देखो टोटल मिला के 11 मांगे थी। और कुछ जो थी वो किसानों के लिए थी, कुछ उच्च वर्गों के लिए थी, अलग अलग लोगों के लिए थी, और कुछ ऐसे मांगी जो थी वो सबके लिए थी। ठीक है। जिसमें से कुछ नमक कर भी था, और नमक कर जो था उसको हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और गांधी जी ने नमक कर को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक ऐसी चीज थी, और नमक को लेकर ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों निकाला? क्योंकि नमक ही ऐसी चीज थी जिसको सब लोग यूज करते थे। ठीक है। चलो, एक और बात बता दूं, क्या पे ट्राई करना, देखो टाइम कम है आपके पास, तो एक बार नोट्स जो हैं वो वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद रीड कर लेना, ये करने के बाद। ठीक है। चलो, और ये नमक यात्रा का मैंने पूरा पूरा बता रखा, पूरा वर्णन बता रखा है मैंने नमक यात्रा के, कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरू नहीं हुआ, वैसे बता ही चुका हूँ मैं आपको। गांधी जी ने लेटर लिखा था, 11 मांग पूरी करने के लिए बोला था, फिर गांधी जी ने देखा ये डिमांड पूरी नहीं कर रहे, गांधी जी ने नमक यात्रा निकाल दी। 240 मील का रास्ता था, 78 वॉलंटियर्स के साथ किया था। कहाँ से? अपने साबरमती के से आश्रम से लेकर दांडी तक का गांधी जी ने किया था ये पूरा का पूरा आंदोलन। ओके। और वहां पर जाके समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया था, और हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागान के श्रमिकों ने जो गांधी जी के विचारों को स्वराज की धारणा से अपनी समझ थी, कथन का समर्थन करे। याद है ना आपको? बागान के जो श्रमिक है, बागान के श्रमिक, यार ये वाला है ना, बागान के श्रमिक, क्वेश्चन शायद मैंने गलत लिख दिया। डोंट वरी, जब मैं इसको वेबसाइट पे अपलोड करूंगा तो चेंज कर दूंगा। यहाँ पर बागान के श्रमिक नहीं आएगा। ठीक है। ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, ये आंसर नहीं है। ये तो वो हो गया हमारे जो आदिवासी लोग थे उनका बता रखा है, देखो, अलाउरी सीताराम राजू। बगानों वाला क्या है? बगानों वाला मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है ना कि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट निकाला था ब्रिटिश ने 1859 में, जिसमें बोला गया था कि कोई भी बंदा जो कि हमारे बगानों में काम कर रहा है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो हम ये अफवाह फैल गई थी कि हमारे गांधी जी ने ऐसा युग आंदोलन चलाया जिसमें बोला है कि सबको उनके इलाके में घर पे जमीन मिलेगी, आप वहां से छोड़ के आ जाओ, बगान छोड़ के आ जाओ। बट ऐसा नहीं बोला था गांधी जी ने, अफवाह फैली थी। और यही फिर अब जब वो निकल गए वहां से, वो बोल गए अपने ऑफिसर को, बोला कि जी हम तो जा रहे हैं, जो करना है जो कर लो, हमारे साथ गांधी जी हैं। बट जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनको बहुत बड़ी मार पड़ी। क्यों मार पड़ी? क्योंकि गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं था। अंग्रेजों ने देख लिया, फौजियों ने देख लिया, पकड़ा, मारा, दोबारा से वहीं पर भेज दिया। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि अवध के किसानों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अवध के किसान थे, आपको पता है ना, अवध के अंदर सबसे पहले तो जो हमारे किसानों से फ्री में काम करवाया जाता था। ठीक है। एक तरह से जिसको कहते हैं उसको बेगार करवाया जाता था, ये लिखा है। किसान बिना भुगतान करे जमींदारों के खेत पे काम करने के लिए बाध्य थे, है ना। उनको अन्य उपकर की मांग भी थी। ठीक है। लगान वगैरह उनसे ज्यादा लिया जाता था। और तीसरी प्रॉब्लम यही है, बेगार करना पड़ता था, फ्री में काम वगैरह करवाना पड़ता था, और उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, और यही प्रॉब्लम थी उनकी, हमारे अवध के किसानों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पॉइंट ही वाइज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, नहीं सॉरी, ये तो लाइन होती है ना फर्स्ट वाली, वो है। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या डिफरेंस है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में लॉ को तोड़ा गया था। ठीक है। बट असहयोग आंदोलन में आपको बोला गया था कि कानून को मानना नहीं है। मानना नहीं है और तोड़ने में डिफरेंस है। ठीक है। जैसे कि मान लो आपको बोला जाए कि आपको इस एरिया में नहीं जाना। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे, आप जाने की कोशिश कर रहे हो पर शांति से। ठीक है। बट सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो जान पूछ के जब अब अच्छा फिर मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने क्या किया कि जब बोला ना
कि जी इस तारीख को नहीं जाना यहाँ पर, तो हम जानबूझ के जाते हैं। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून को तोड़ने का मेन मोटिव होता है। असहयोग आंदोलन जो था हमारा वो शांतिपूर्वक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऑब्वियस सी बात है दंगे हुए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम ने थोड़ा कम पार्टिसिपेट करा था, है ना, सॉरी बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा था। वो याद है ना, खिलाफत आंदोलन था, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन में बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा था मुस्लिम ने। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम का थोड़ा कम पार्टिसिपेशन था। देखो अगर ये क्वेश्चन 3 पॉइंट में आए ना, तो ऐसे पॉइंट आप इग्नोर ही करना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा। और ये वैलिड पॉइंट है, ऐसा नहीं है गलत पॉइंट है। असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा पार्टिसिपेशन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको पता है कम पार्टिसिपेशन क्यों था, क्योंकि उस टाइम है ना फिर कांग्रेस ने भेदभाव करना शुरू कर दिया था मुस्लिम वगैरह के साथ और दलितों वगैरह के साथ, ठीक है। बट और असहयोग आंदोलन में ज्यादा क्यों था, क्योंकि वो खिलाफत आंदोलन में बहुत बड़े लेवल पे मुस्लिम ने पार्टिसिपेट करा था। बट ऐसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो ये सही नहीं रहता, ठीक है। अगर 3 नंबर में आए तो मत लिखना, 4 नंबर में आए तो बिल्कुल लिखना है, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। स्वराज प्राप्त करने के लिए तथा हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए हमारा सहयोग आंदोलन चला था। बट जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, वो डिमांड को पूरी करवाना और स्वराज प्राप्त करना। वो जो 11 डिमांड लिखी थी ना, उसमें उसे पूरा करवाना और स्वराज प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया था? यहाँ क्वेश्चन आपको उल्टा भी आ सकता है कि साइमन कमीशन के भारत के आगमन पर गो बैक साइमन के नारे के साथ उनका स्वागत किया गया। क्यों किया गया आपको पता ही है कि साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बता देना, और ये बता देना कि हमारी स्थिति, हमारे भारत के अंदर जो संवैधानिक प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। बट उसके अंदर कोई इंडियन था ही नहीं, 7 मेंबर थे और एक भी इंडियन नहीं था, और इसी के लिए गो बैक साइमन के नारे लगे थे। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया था? पहली बात तो साइमन कमीशन, है ना, ये पॉइंट आ गया, साइमन कमीशन फेल हो चुका था। दूसरा, आर्थिक मंदी चल रही थी जिसके खिलाफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कुछ करनी थी नहीं रही थी और टैक्स ज्यादा मांग रही थी, और इसके खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तीसरा था जी बुरे बुरे कानून थे ब्रिटिश के, नमक कर वगैरह वगैरह, तो इसके खिलाफ। और लास्ट है जी पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ कि टॉपिक का, ये लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, चैप्टर का। इसका नाम है अपनेपन की भावना। लोगों में अपनेपन की भावना जगाने के लिए क्या किया गया था? देखो मैं आपको बता दूं, उस समय भारत में हिंदू मुस्लिम सिख इकाई, उस समय पूरा बांग्लादेश और ये पाकिस्तान भारत के अंदर आता था, बड़ी मेजोरिटी थी मुस्लिम की, है ना। तो हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, मतलब सारे के सारे लोगों को साथ में लाने के लिए, साथ में लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हिंदू अपने लिए करता, मुस्लिम अपने लिए करता, सिख अपने लिए करता, ये सारे के सारे अपने अपने लिए करते ना, तो कभी फायदा नहीं हो पाता हमारा। तो इसलिए सबको साथ में लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए ही सबने साथ में मिलकर काम किया, और इनको साथ में लाने के लिए बहुत सारी चीजें करी गई। क्या क्या चीजें करी गई वही लिखा हुआ है यहाँ पर। लोगों में अपनेपन की भावना जगाने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए क्या क्या किया गया। क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद को आकार देने के लिए लोक कथाओं का, गीतों का, लोक प्रिंटों का आदि का योगदान कैसे, मतलब इन चीजों का कैसे सहारा लिया गया, इन सारी की सारी चीजों ने लोगों के अंदर देशभक्ति कैसे जगाई, ठीक है। और राष्ट्रवाद तब फैलता है जब लोग वह मानते हैं कि वह सभी एक ही राष्ट्र का अंग है ना, सब एक ही है। तो अब देखो क्या क्या चीजें करी गई लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने के लिए। पहली चीज है भारत माता की छवि। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज क्या है, हम जब बोलते हैं भारत माता तो मैं क्या बोलता हूँ, ये भारत हिंदुओं की माता है, मुस्लिम की माता है, सिखों की माता है, जैनों की माता, ऐसा नहीं है, सबकी माता है। भारत माता सबकी माता है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जो जो बंदा रहता है वो भारत माता का बेटा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, और बेटी है। अब देखो, अब ये क्यों किया गया था, क्योंकि जब आप किसी को अपना भगवान मानने लगते हो, अपनी माता मानने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी आज़ादी के लिए फाइट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए भारत माता की जो छवि थी, ठीक है, वो बनाई गई ताकि लोगों में एक तरह से देशभक्ति की, अपनेपन की भावना लगाई जाए, क्योंकि माँ तो सबकी होती है ना, सबकी माँ होती है और सबके लिए उसकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबको साथ में लाने के लिए कि जी ये जो मिट्टी है, ये जो भारत माता है, सबकी माता है और सबको इसके लिए फाइट करना है। तो भारत माता की छवि बनाई गई। सबसे पहले आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे हमारे, उन्होंने भारत माता की वंदे मातरम का नारा दिया था आनंद मठ में। और उसके बाद अबिंदरनाथ टैगोर ने, अबिंदरनाथ, रविंद्र नहीं, अबिंदरनाथ टैगोर ने क्या किया था, भारत माता की पिक्चर का चित्रण किया था, ये रही पिक्चर। ओके, नेक्स्ट जो चीज करी थी वो थी भारत में लोक कथाएं वगैरह का पुनर्जीवन किया था। इसका मतलब है कि देखो ब्रिटिश जो थे वो क्या कर रहे थे, हमको अपने कल्चर के बारे में जानने नहीं दे रहे थे। जब ये अंग्रेज पत्ते पहनते ना, तो हमारी सिविलाइजेशन थी, है ना, मतलब बहुत हम पुराने टाइम में भी बहुत हम एक तरह से डेवलप थे,
ठीक है। आपने सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में, है ना, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम। तो उस समय की जो लोक कथाएं थी उसको दोबारा से लाया गया, और ये लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि यार ये अंग्रेज चले गए ना तो हमारा अच्छा होगा। आप ये मत समझो कि अंग्रेज चले गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम तो कुछ रहेंगे नहीं, हम 200 साल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम और अच्छी तरीके से तरक्की कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है, और इसका अब मैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा दूंगा। और तीसरा है चिन्हों वगैरह का भी यूज़ किया गया, है ना। अब देखो, मुस्लिम अपना झंडा लेके जा रहा था, हिंदू अपना, सिख अपना, सारे अपना अपना झंडा लेके जा रहे थे। तो सबको साथ में लाने के लिए एक एक झंडा बनाया गया। जैसे भारत के अंदर भी एक झंडा हमारा तिरंगा, है ना। तो वैसे ही उस समय भी बहुत अलग अलग झंडे थे, अलग अलग प्रतीक थे, जिसमें से मैं दिखाऊंगा अभी 2-3 झंडे जो हैं वो दिखाऊंगा आपको। और लास्ट है कि इतिहास का पुनर्व्याख्या की गई, यानी हमारे जो भी बड़े बड़े जो भी साइंटिस्ट थे, या जो भी हमारे विज्ञान में जिन्होंने बहुत अच्छा किया था, जैसे कि रामानुजन हो गए हमारे, है ना, हमारे आर्यभट्टा हो गए, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था भारत के अंदर, है ना, भारत में, भारत के इतिहास में, जिन्होंने हमको प्राउड फील करवाया है। तो उनके इतिहास को दोबारा से लोगों को पढ़ाया गया कि देखो, हम जो है बहुत सही हैं, हमने भी बहुत कुछ किया है अपने हिस्ट्री के अंदर। तो ये देखो, ये वही बात लिखी हुई है। सारी की सारी कहानी वगैरह इकट्ठे करने का काम वैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया, और नतेशा शास्त्री ने मद्रास के अंदर एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, फोकलोर्स ऑफ दी सदर्न इंडिया। उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें लिखी गई थी। और लोक कथाएं और राष्ट्रीय साहित्य, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी, अच्छा, जो हमारे नतेशा शास्त्री थे उनका मानना था कि लोक कथाएं हमारे राष्ट्रीय साहित्य है, क्योंकि इसी से ही लोगों को अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, और अपनी कथा वगैरह की, अपनी कल्चर की जानकारी मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। और वो झंडे जो मैं आपको कह रहा था, 1921 में महात्मा गांधी ने एक स्वराज का झंडा बनाया था, जिसका कलर जो था वो सफ़ेद, हरा और लाल था, और उसके बीचों बीच जो था वो चरखा था। दिखा देता हूँ, ये राजी, जो 1921 में गांधी जी ने बनाया था। और ये दूसरा है स्वदेशी फ्लैग। ये स्वदेशी फ्लैग के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये ना बेसिकली, अच्छा ये रहा, देखो, हरा, पीला और लाल झंडा था। ओके, और इसके अंदर हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सूरज बनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते वक्त आधा चांद बनाया गया था, क्योंकि आप देखोगे मुस्लिम के फेस्टिवल चांद से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, जैसे ईद हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अर्ध चांद, पूरा भी चांद नहीं है, आधा चांद, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। और 8 कमल के फूल भी थे, जो भारत के 8 प्रोविंस को दर्शाते थे। ये रे जी, कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया अर्ध चांद, ये हो गया हमारा सूरज। नीचे अब बीच में लिखा है वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई ना। और लास्ट पॉइंट था कि हमारा ये रहा हमारा, ठीक है, कि हमारी हिस्ट्री को भी दोबारा से लिखा गया था। हमारे प्राचीन काल के शानदार विकास के बारे में लिखा गया, जब कला और वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून और दर्शन, शिल्प और व्यापार फला फूला था, ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि जी जो हमारा राष्ट्र ध्वज, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था जो 1921 था, उसके बारे में थोड़ी व्याख्या करे, उसकी विशेषता बताए। तो ये पूरी की पूरी विशेषता बता देनी है। 1911 की है, 1921 की है, और ये 1906 की है। वैसे तो इसका सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर ये वंदे मातरम और ये झंडा लहराया गया था, ठीक है, वंदे मातरम गाया गया था और झंडा लहराया गया था। ओके, तो ये देखो बंगाली, ये रहा, है ना, हमारा बंगाल के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 के अंदर हुआ था, 1905 और 1906 के बीच में हुआ था ये, ठीक है। तो उस समय जो था, ये हमारा फ्लैग जो था वो बहुत बड़े लेवल पे, और वंदे मातरम का गुणगान बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, और ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे घुमा कर भी आ सकता है, देखो लिखा है, जहां लिखा हो ना सामूहिक अपनेपन की भावना, समझ जाना यही आंसर है। ये बड़ा आंसर दिख रहा होगा आपको, बड़े नंबर भी 5 नंबर का आएगा। और अच्छे से अगर आप ये बना के आओगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, आंसर को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाना है ना, ये ऐसे एरो बनाकर ये दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में भी ये लिखा है कि अपनेपन की भावना, भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए क्या किया गया। चलो जी, एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इतिहास को फिर से व्याख्या कैसे की गई, उदाहरण सही स्पष्ट करे। तो ये पूरा का पूरा आंसर लिख देना है। 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, 5 में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए हो। कोई दिक्कत आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो बाकी चैनल थे उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चैप्टर की भी मैं जल्दी ही ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आ जाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वैसे मैंने पहले भी डाल रखी है वीडियो, ऐसे नहीं डाल रखी,
दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगा यार मेरे को और एक्स्ट्रा बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने न्यू वीडियो बनाई है। बट आप पुरानी वीडियो भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हमने पुरानी वीडियो देखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करना यार, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मेन पॉइंट स्टडी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपके हार्डवर्क की वजह से आप आगे हो, देखो ऐसा नहीं है। मैंने हार्डवर्क तब भी किया था जब मैं एक सब्सक्राइबर पे था, मैं उतना अभी भी कर रहा हूँ जितना, मतलब आज 147 के सब्सक्राइबर है, आज भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बट आज ज़्यादा सब्सक्राइबर है, पहले नहीं थे, तो वो आपके सपोर्ट की वजह से है ना। तो मेन पॉइंट स्टडी बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं है, सिंपल। ठीक है, चलो, तो अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।